नमस्कार, मैं बीके दीक्षित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा क्लास 10th का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 1 को आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, एंड देन टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर डिस्कस किया था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर। अदर पार्ट जो भी होंगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी एक अपील है, कोरोना का प्रसार बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, तो इसलिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को भी, अपने परिवार को भी, अपने दोस्तों को भी। और क्योंकि सुरक्षित रहेंगे फिर सारी दुनिया आपकी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अदर पार्ट्स है उसके ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं। चलते हैं अगले पार्ट पे। देखिए, इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अगला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेस मतलब होता है हटाना। अब मान लो किसी कुर्सी पर कोई बैठा है, आप गए, आपने कहा यहाँ से उठिए, उसको उठाया, आप बैठ गए। अब वो कहाँ जा रहा है अलग चीज़ है, उसको जहाँ जगह मिलेगी वो बैठ जाएगा। तो डिस्प्लेस ये होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जैसे कोई, अब इस किसी को आप हटा रहे हो तो इन्हीं आप पावरफुल हो। आप कोई कुर्सी पर बैठा कर आप उठो, क्लास में गए, आपकी सीट पर कोई बैठा है, आपने बोला उठो यहाँ से, ये तो मेरी सीट है। अगर आप पावरफुल हो तब तो वो हट जाएगा, लेकिन अगर वो पावरफुल हुआ तो वो कहेगा जाओ कहीं और बैठो, मैं नहीं हटना। आप क्या करेंगे? तो यहाँ भी वही चीज़ होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी कंपाउंड या किसी साल्ट से उस एलिमेंट को वही डिस्प्लेस कर सकता है जो स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्गर का मतलब मोर रिएक्टिव हो। यहाँ पर तो मोर रिएक्टिव हमको सेंस लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, देखिए यहाँ पे याद ध्यान दीजिएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड और सॉल्ट। जैसे यहाँ पे देखिए एक रिएक्शन है ए और बी सी, बी सी कंपाउंड के रूप में है। अब ए बी को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है और अपना कंपाउंड बना रहा है ए सी, एंड प्लस बी अब डिस्प्लेस हो गया। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जिंक है। जिंक HCl, जब HCl के अंदर जिंक को हम प्लेस करते हैं तो जिंक मोर रिएक्टिव हो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज होगा। अब यहाँ डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसमें जिंक प्लेस कर दिया गया। तो जैसे जिंक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के बबल्स आपको उठते हुए दिखाई देंगे। अब ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब ये गैस हाइड्रोजन ही है, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए अगर आप कोई माचिस की तीली लाएंगे तो पॉप साउंड के साथ वो जलेगा। हाइड्रोजन जब भी जलता है ना, थोड़ा सा एक्सप्लोसिव होता है, वो पॉप साउंड के साथ जलेगा। इसलिए आप इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट बिना किसी एक्सपर्ट या टीचर के प्रेजेंस में ही करें। अब मैंने टीचर के प्रेजेंस में करें, अकेले ना करें कोई भी एक्सपेरिमेंट। दूसरी चीज़, आप, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है कि कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है, अब उसमें आप जिंक डाल दीजिए। अब देखोगे कि वो ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपियर होगा और वाइट में चेंज हो जाएगा। वाइट में चेंज होने का मतलब, ब्लू का अपीयर होने का मतलब, जो जिस कंपाउंड की वजह से ब्लू कलर हो रहा था वो ख़त्म हो रहा है और वाइट यानी दूसरा नया कंपाउंड बन रहा है। तो इसको रिएक्शन हम देख सकते हैं कि व्हेन जिंक इज प्लेस्ड इन ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन ए रिएक्शन इज टेकन प्लेस और जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जिंक सल्फेट उसका ये वाइट कलर आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का कलर है। इसमें जिंक आप डाल देंगे या आयरन डाल देंगे, आयरन डालेंगे तो ग्रीनिश कलर आ जाएगा, जिंक डालेंगे तो जिंक वाइट कलर आएगा, क्योंकि जो नया कंपाउंड बनेगा उसके वजह से कलर होगा। जिंक सल्फेट का कलर वाइट है तो वाइट होगा, अगर आयरन सल्फेट होता तो ग्रीनिश कलर आ जाता, कोई और होता तो और कलर आता है। तो ये डिपेंड करता है उस कंपाउंड के ऊपर, क्योंकि वो कंपाउंड ही उस कलर को इम्पार्ट करते हैं। तो होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को एक बार और डील करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में, लेकिन पहले आप इसको इतना जानने की कोशिश कीजिए। नाउ नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, मान लीजिए दो डबल सीट है, दोनों पर दो दो लोग बैठे हुए हैं। अब एक आदमी का मूड हुआ, वो खड़ा हुआ, और दूसरी सीट के पास जो दो लोग बैठे हैं उसमें से कोई आप उठिए, वो वहाँ बैठ गया, और वो जो वहाँ से उठा वो उसकी जगह पे आके बैठ गया। यानी इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। A reaction in which exchange of ions are taken place between two reactant is called double displacement reaction. अब जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड ए बी है और ये भी कंपाउंड सी डी है। अब ए डिस्प्लेसेस सी, तो और सी यहाँ से हटेगा तो कहाँ आएगा, एक ही जगह पे आ जाएगा। तो अब ये कर नहीं कर सकते कि कौन डिस्प्लेस कर रहा है, ए ने सी को डिस्प्लेस किया, सी ए को डिस्प्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ, तो इसको इसके वजह से नया कंपाउंड बन जाएगा। ए अब कंबाइन करके सी से ए सी बना लेगा, तो बी कंबाइन करके डी से बी डी बना लेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दो तरह का होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कोई एसिड हो और जब उसमें बेस मिलाया जाता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए करते हैं कि सॉल्ट न एसिड है न बेस है, तो इसलिए वो न्यूट्रल चीज़ है, तो इसलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक्सचेंज ऑफ आयन के द्वारा रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। और चूंकि न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक जनरल रिएक्शन है, कोई एसिड ले लीजिए, किसी बेस के साथ रिएक्ट कराइए, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब ये सॉल्ट न्यूट्रल है इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है, दोनों का रिएक्शन होगा तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा जो सॉल्ट है और न्यूट्रल है, और हाइड्रोजन वाटर जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनना, ये सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कैरेक्टर है। दूसरा जो रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी जब कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जिसमें आयन का एक्सचेंज होगा और पीपीटी बने, यानी आप देखिए इस फिगर में नीचे एक वाइट कलर का मटेरियल डिपॉजिटेड है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। और रिएक्शन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया, सोडियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स किया, तो आप देखोगे कि ये बेरियम सल्फेट बना। और ये बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, और जब इनसॉल्युबल होगा तो टेस्ट ट्यूब में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ एरो थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, एरो यहाँ होना चाहिए। एरो शो कर रहा है कि प्रेसिपिटेट बन रहा है, और इस तरीके से इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ अनदर रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये कंटेंट पढ़ो, इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीजन से रिलेशन है। यानी ऑक्सीजन के साथ अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, याद रखिएगा, एक वर्ड समझ जाएंगे तो पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ जाएंगे। अगर ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन अगर रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा, उल्टा। ध्यान दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब दूसरी तरफ हाइड्रोजन के सेंस में अगर देखें, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन है तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन होगा। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के अलावा कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट है अगर कंबाइन कर रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे हम लोग एक रिएक्शन में और अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन एक बार इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। आप एक को समझ जाओ ना, दूसरा अपने आप उसका अपोजिट होगा, और ये दोनों रिएक्शन एक साथ साथ होते हैं। यानी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है टेक्स प्लेस टुगेदर, एक साथ होते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं।
फिर हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी बताएंगे। पहले आप ये रिएक्शन को आप यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल को देखिए। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू Cu प्लस H2O बन रहा है। अब इस रिएक्शन को देखिए, CuO यहाँ पर Cu में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो रहा है। याद रखिएगा, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होगा? रिडक्शन। ये रिएक्शन क्या है? रिडक्शन है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होगा। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब कि CuO का CuO में चेंज होना रिडक्शन है, तो ये CuO रिड्यूस हुआ। अब दूसरी तरफ देखिए, हाइड्रोजन जो है ये थोड़ा आगे बढ़ गया है, सॉरी, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन जो है यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना? देखिए, CuO रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखिए, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीजन दे के इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जो ऑक्सीजन दे के दूसरे एलिमेंट को या कंपाउंड को रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और ये ऑक्सीजन को लेके इसको रिड्यूस कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यानी जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो ऑक्सीजन गिव ऑक्सीजन को दे रहा है, या हाइड्रोजन जिससे रिमूव हो रहा है। ठीक है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो ऑक्सीजन को रिसीव कर रहा है या हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक प्रॉपर डेफिनेशन था, समझाने की मैंने कोशिश की। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लेकर के उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। नाउ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग की लाइफ में आती हैं, जैसे एक कोरोजन। आप देखेंगे, आप ये बहुत कॉमन है आयरन में, हालांकि और भी मेटल्स में होता है। हम एक दो मेटल को लेकर एक्सप्लेन करेंगे। पहले जाने हम कोरोजन क्या होता है। तो वो द प्रोसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ मेटल बाय रिएक्शन विथ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड कोरोजन। कोई मेटल है, अगर वो मॉइस्ट एयर में एक्सपोज हो रहा है, तो उसका जो सुपरफिशियल लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उसी वेस्टेज को बाय द रिएक्शन विथ मॉइस्ट एयर, उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन। जैसे इसके कॉमन एग्जांपल है, जैसे आयरन में होता है, सिल्वर में होता है, कॉपर में होता है। तो धीरे 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 ये जो वेस्टेज है इतना ज़्यादा होता है कि वो मेटल ही पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आयरन में, इसलिए आयरन में इसको हम लोग रस्टिंग कहते हैं। रस्ट, जो एक ब्राउन कलर का फ्लेक बनता है, उसको हम रस्ट कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। इट इज मोर कॉमन इन आयरन, और कंडीशन वही होगी ऑक्सीजन और मॉइस्ट एयर। यानी व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब नमी, ऐसा एयर जिसमें नमी हो, तो रेड कलर सबस्टांस, फ्लेकी सबस्टांस बनेगा, उसको हम लोग रस्ट कहते हैं। रस्ट का फार्मूला क्या होगा? Fe2O3 XH2O का मतलब जो वाटर है वो लिमिटेड, अनलिमिटेड है, मतलब कोई फिक्स नंबर नहीं है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी मतलब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो रस्टिंग क्या करता है? रस्टिंग वीकेन द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर। जो आयरन के स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे बड़े बड़े पुल होते हैं, आयरन गजट्स होते हैं, बहुत सारी आर्टिकल्स हम लोग आइटम्स हम आयरन का यूज़ करते हैं, तो उसमें रस्टिंग होती है। जैसे कार की बॉडी है, ब्रिज है, शिप है, तो वो रस्टिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज होता है। तो इसको हम लोग आयरन के केस में रस्टिंग करते हैं। अब रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाए? ऐसा तो नहीं हम अलाउ तो करेंगे कि वो आयरन को खाता रहे, ख़त्म करता रहे। तो वी आर अडॉप्टिंग सम मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में कि हाउ टू प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग। तो पहला चीज़ है पेंटिंग, उसके ऊपर कोई पेंट आप यूज़ कर दीजिए। पेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर होगा जो ऑक्सीजन को आयरन से रिएक्ट होने से रोक देगा। ग्रीसिंग एंड आयलिंग, इट इज़ ऑल्सो ए प्रिवेंटिव। ये इम्परवियस हो जाएंगे, जब आयरन आर्टिकल के ऊपर आप ग्रीस या आयल लगा देंगे तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट आयरन से नहीं होगा, मॉइस्ट एयर का कांटेक्ट आयरन से नहीं होगा। गैल्वेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो ए प्रोटेक्टिव लेयर।
तो गैल्वेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। में आयरन आर्टिकल के ऊपर आयरन से लेस रिएक्टिव, जैसे जो होते हैं मेटल्स होते हैं, उनकी एक लेयर चढ़ा देते हैं। आयरन से लेस रिएक्टिव मेटल की लेयर आयरन आर्टिकल के ऊपर हम डिपॉजिट कर देते हैं। तो इट इज ऑल्सो इट वर्क्स ऑन बैरियर मेथड, यानी ये भी ऑक्सीजन मॉइस्ट एयर को आयरन से रिएक्ट नहीं होने देता है। तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यानी कोटिंग ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ए लेयर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल ओवर द आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। कुछ और मेथड है, जैसे एंटी रस्ट सॉल्यूशन का आप यूज कर सकते हो, या आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम रस्टिंग को चेक करने के लिए यूज करते हैं। नाउ अब कुछ मेटल में कोरोजन को केस देखें। कोरोजन ऑफ कॉपर। अब इस रिएक्शन को ध्यान देना, अगर इन रिएक्शन को समझ गए तो आप स्टेटमेंट भी बना लेंगे, इसलिए रिएक्शन पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। कॉपर को मॉइस्ट एयर यानी H2O प्लस O2 मॉइस्ट एयर हुआ, और आपको मालूम है कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिक्सचर फॉर्म होता है जो ग्रीन कलर का होता है। आप कॉपर आर्टिकल को एक्सपोज कर दें मॉइस्ट एयर में तो देखेंगे कि उसके ऊपर ग्रीनिश कलर की लेयर बन जाती है। तो वो ग्रीनिश कलर का लेयर क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है जो ग्रीन कलर का होता है। तो ये भी क्या करता है, आयरन का जो सुपरफिशियल लेयर है उसको कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड के लेयर में बदल देगा, और वो धीरे धीरे वो वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, आप उसको रिमूव करेंगे, अगर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के लेयर को आप किसी केमिकल रिएक्शन या एनी हाउ अगर रिमूव करते हैं तो देखिए कॉपर चमकने लगता है। एक जितने जो आर्टिकल्स होते हैं कॉपर के, अगर उनको अच्छी तरीके से ब्रशिंग कर दी जाए या कुछ केमिकल्स यूज करके उनको हम रब कर दें तो वो चमकने लगता है, क्योंकि वो जो ग्रीनिश कलर की लेयर है वो रिमूव हो जाती है, फिर कॉपर अपने जो उसका साइन होता है वो आ जाता है पुनः। तो रस्टिंग जो है वो उसके साइन को क्या करता है, छुपा देता है। नाउ कोरोजन इन सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल में सिल्वर जो है वैसे तो लेस रिएक्टिव है, वाटर वगैरह से जनरली रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से जब रिएक्शन होता है तो सिल्वर आर्टिकल के ऊपर आयरन सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड की एक ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, और इसके वजह से जो सिल्वर ऑर्नामेंट होते हैं उनका कलर डल हो जाता है। और सिल्वर अपनी चमक के लिए फेमस है, अगर सिल्वर ऑर्नामेंट में चमक न रहे क्या फ़ायदा है? तो वो चमक क्यों ख़त्म होती है, वो डल क्यों हो जाता है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। समझ में आ गई बात? तो इसके लिए कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग आते हैं गांव में ऑर्नामेंट वगैरह को जब वॉश करने के लिए वो नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, तो उसमें एक चीज़ रिपोर्ट की गई कि वो नाइट्रिक एसिड के अंदर जब आपको सिल्वर आर्टिकल डाल देंगे, सिल्वर ऑर्नामेंट, तो वो चमकते हैं तो लगेगा, लेकिन उसमें से कुछ सिल्वर उनके सॉल्यूशन में चला जाता है, और वही वो उनकी बेईमानी होती है कि आपके जो सिल्वर ऑर्नामेंट है उसमें से कुछ सिल्वर वो चुरा लेते हैं, और वो ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारा सिल्वर चुरा लेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, वे आपको ध्यान रखना है। आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं, वो हल्का सा माइल्ड अगर एसिड लेकर के और सिल्वर ऑर्नामेंट के ऊपर अगर आप उसको रब कर दें तो आपका सिल्वर ऑर्नामेंट वैसे ही चमकने लगेगा। तो ये देखिए, ये साइंटिफिक नॉलेज का यूज करके आप जो है अपने आप को होशियार बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इससे भी हम लोग जनरली इत्तेफाक करते हैं, हम लोग फेस करते हैं। ये ब्रेड है, कुछ दिनों बाद छोड़ दीजिए तो इस तरीके के वाइट ब्लैक आपको धब्बे दिखने लगेंगे, फंगल ग्रोथ होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, और इसका टेस्ट बदल जाता है और बैड स्मेल आने लगती है। तो हम कहते हैं इस फूड को रैंसिड फूड। कोई फूड अगर मॉइस्ट एयर में एक्सपोज हो जाए काफ़ी देर तक तो वो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और ख़ास तौर से जो प्रोटीन और जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, जो प्रोटीन और ऑयली फूड होते हैं, व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर, वो क्या हो जाते हैं, वो रैंसिड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं, यानी द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर हम आयरन रिच फूड को लंबे समय तक
एक्सपोज कर दें एयर में, तो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इस चेंज ऑफ टेस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर इन ऑयल रिच फूड ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और ऐसे फूड को हम लोग रेंसिड फूड कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? व्हेन फूड कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ मॉइस्ट एयर, तो उसका ऑक्सीडेशन, जो फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है या टेस्ट चेंज हो जाता है। तो हम रैंसिड फूड को कैसे प्रिवेंट करें? तो रैंसिड फूड को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड है। हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे? ऑक्सीजन को रिएक्शन नहीं होने देंगे फैट कंटेनिंग फूड से। या वैक्यूम पैकिंग, हम ऐसी पैकिंग करेंगे जिसमें ऑक्सीजन हो ही ना। और जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जैसे मीट वगैरह सप्लाई किए जाते हैं एक देश से दूसरे देश को, या ऐसे फूड मटेरियल जो डब्बे में बंद सप्लाई किए जाते हैं, तो उसको वैक्यूम पैकिंग की जाती है, उसमें ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है। एक और लेयर है, एक और तरीका है पैकिंग विथ नाइट्रोजन। जैसे जितने चिप्स कुरकुरे ये सब आप मार्केट में देखते हो, उसमें जो देखो उसमें गैस भरा रहता है। तो कौन सी गैस भरी रहती है ये आपको पूछा जा सकता है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? नाइट्रोजन गैस इनएक्टिव है, और ये जब इनएक्टिव है और ये ऑक्सीजन की जगह भरी गई है, तो नाइट्रोजन इनएक्टिव होने के कारण फूड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और फूड सेफ रहेगा। तीसरा है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। आप भोजन को ठंडे पर मतलब बहुत लो टेम्परेचर पर अगर आप सेफ रखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा फूड का, और इस तरीके से हम रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन इन क्वेश्चन लास्ट पार्ट। पता नहीं आपको कैसा मेरा वीडियो लगा, आप ज़रूर बताएं। हमें उत्सुकता है, हम जानें कि हमने जो मेहनत की है वो कितनी सफल रही। होप आप मेरी बात को समझेंगे और लाइक शेयर करेंगे। आप हमें अपने कमेंट से अवगत कराएंगे कि हाउ डू वी लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।